नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर अमित IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को आज धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे और कुबेर देवता, जो धन के देवता बोले जाते हैं, वो आपके भंडार भरते रहे और सदैव आपके घर में खुशियाँ रहें और सदैव आप प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आज की बात हम करेंगे एक बढ़ती हुई चिंता के बारे में, जो कि देश में एक चिंता का विषय बना हुआ है। भारत में गैर संचारित रोग लाइक एज हार्ट अटैक्स हैं, डायबिटीज हैं, ये सब गैर संचारित रोगों में आते हैं। आज इनकी कुछ ग्रोथ हो रही है, आज इनके अंदर बढ़ोतरी देखी जा रही है। ये एक इतनी गहन चिंता का विषय बन चुका है कि सरकार ने इनकी रोकथाम के लिए क्या क्या पहल की है, उनके बारे में हमें जिक्र करना है। तो इन सभी डिजीज के बारे में जानेंगे, आखिर क्यों हो रही है। तो मैं आपको बता देता हूं, पोल्यूशन बढ़ने के कारण या फिर कुछ और प्राकृतिक घटनाओं के कारण ये परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि ये हमें बीमारियों के रूप में दिख रही हैं, हमारे शारीरिक नुकसान को एक प्रकार से बढ़ावा दे रही हैं या हमारे शरीर के लिए घातक सिद्ध हो रही है, जिससे हमारे स्वास्थ्य को इतना नुकसान पहुंच रहा है कि जीवन मृत्यु के कगार पे आ खड़ा हुआ है। इसी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो सरकार की पहलों के बारे में जानेंगे, ये चीज़ हैं क्या, इनके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, भारत में गैर संचारी रोग नियंत्रण में उद्देश्य के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो वर्ष 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ने हृदय रोग, मधुमेह रोग, श्वसन संबंधी रोग, इन विकारों जैसे गैर संचारी रोगों को, जिनको NCD में खतरनाक वृद्धि को एक रेखांकित किया है कि भाई इतना ज़्यादा इसके अंदर ग्रोथ हो रहा है। यह एक ऐसा रुझान है जो नवीनतम ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज अध्ययन से पता चलता है कि पिछले 8 वर्षों में और भी तीव्र हुआ है। पिछले 8 सालों में इनमें और भी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। स्वास्थ्य सेवा में प्रगति के बावजूद प्रारंभिक कुछ चीज़ें हैं, उनकी पहचान, जन जागरूकता और निवारक उपायों में कमियां बनी हुई हैं। यानी कि हम लोगों को जागरूक कर पा रहे हैं, लेकिन वो कम कर पा रहे हैं, इतनी ज़्यादा उन तक जागरूकता पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। जो जीवन शैली और पर्यावरणीय कारकों के कारण और भी जटिल हो गई है, मुश्किल हो गई है। जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो हमारे कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिनके कारण ये और भी कठिन हो चुकी है। इस चुनौती से निपटने के लिए एक व्यापक बहुआयामी रणनीति की जरूरत है, उसकी आवश्यकता है, जिससे स्वास्थ्य की रक्षा और जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। साथ ही अगर मैं बात करूं, चिकित्सा की देखभाल, सामुदायिक शिक्षा और समन्वित नीतिगत कार्रवाइयों को का संयोजन करने की आवश्यकता है हमें। साथ ही अगर मैं बात करता हूं भारत में गैर संचारी रोग जो NCD में काउंट होते हैं, इसके बोझ में हाल ही के रुझान क्या है, तो मृत्यु दर में गैर संचारी रोगों का प्रभुत्व जो है वो लगातार बढ़ रहा है। किसी के हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, किसी के डायबिटीज की प्रॉब्लम है, किसी के अस्थमा की प्रॉब्लम है, ये लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है हमारे पर्यावरण में परिवर्तन के कारण। जो पर्यावरणीय कारक हैं जो उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। गैर संचारी रोग NCD वे चिकित्सा स्थितियों को, या फिर मैं कहूं रोग जो संक्रामक कारकों के कारण नहीं होते, जो संक्रमित तरीकों से नहीं होते हैं, आमतौर पर इनकी अवधि लंबी होती है। अगर लंबी अवधि की मैं बात करूं तो प्रगति धीमी होती है, धीरे धीरे ये इफेक्ट करती हैं। हृदय रोग सडनली हार्ट अटैक नहीं आता है, बहुत सारी चीज़ों का प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। मधुमेह, डायबिटीज सडनली नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कैंसर, दीर्घकालिक श्वसन संबंधी बीमारियां जैसी गैर संचारी बीमारियां अब भारत में होने वाली सभी मौतों को, जो लगभग 63 से 65% हिस्सा है। जो अगर मैं बात करता हूं 1990 में केवल 37.9% थी, लेकिन आज के दिन 63 से 65% है। 2023 में 63% हो चुकी थी। आगे आने वाले समय में और भी ज्यादा हो जाएंगी। यानी कि भारत में जीवन शैली जो बीमारियां जुड़ी हुई हैं उसके लिए एक बोझ बना हुआ है, जिसके लिए सबसे बड़ा कारण हम कह सकते हैं, ये सबसे बड़ी बीमारियों का एक कारण बना हुआ है। ये सबसे बड़ा एक सोचने का विषय है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये बोझ क्यों बढ़ रहा है, इसके ऊपर हम चर्चा करनी है। असामयिक मृत्यु दर की उच्च दर, जो आकस्मिक जो मृत्यु दर हो रही है उसकी रेट बढ़ रही है। NCD से संबंधित 25 से 26%, पॉइंट तो नहीं कहूंगा, 26%
मौतें जो 30 से 70 वर्ष की आयु के बीच होती हैं, ये आकस्मिक मृत्यु ही है। इंसान की प्राकृतिक मृत्यु अलग तरीके की है। 30 वर्ष की आयु में मर जाना, इंसान की कितनी आयु होगी, सोच सकते हो। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, जो प्रमुख उत्पादक वर्षों में गंभीर हानि का संकेत है, प्रारंभिक शुरुआत, युवा भेद्यता, 10 वे अंतरराष्ट्रीय मधुमेह महासंघ IDF एटलस 2021 के अनुसार भारत में 0-19 वर्ष की आयु के बच्चों में मधुमेह की अगर मैं बात करूं तो 2 लाख, अगर मैं बात करता हूं तो 2 लाख नहीं, 22,94,000, 2 लाख नहीं कहूंगा, 22,94,000 बच्चे टाइप 1 डायबिटीज से ग्रसित हैं। सोच सकते हो, यह आंकड़ा अपने आप में छोटा नहीं है, इनफ है, ह्यूज नंबर डायबिटीज के लिए। और 0 से 19 वर्ष के बच्चों में ये चीजें हमें देखने को मिल रही है। विशेषज्ञ बताते हैं कि गतिहीन व्यवहार, प्रसंस्कृत आहार और प्रारंभिक जीवन में पोषण संबंधी समस्याएं बनी हुई हैं। ये कमियां इस चीज को बढ़ाती हैं। साथ ही अगर मैं बात करता हूं बढ़ता हुआ आर्थिक प्रभाव, सामाजिक बोझ, ये इन चीजों को बढ़ावा दे रहा है। अनुमान है कि भारत को 2030 तक गैर संचारी रोगों और मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के कारण $4.58 ट्रिलियन का नुकसान होगा। इसमें हृदय संबंधी बीमारियों के कारण $2.17 ट्रिलियन का नुकसान हो रहा है, यानी कि 50% के लगभग तो हार्ट अटैक के कारण नुकसान होगा। जबकि मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के कारण $1.3 ट्रिलियन का आर्थिक नुकसान देखने को मिलेगा। यह सबसे बड़ा नुकसान, यानी कि हार्ट अटैक के कारण 2.17 और 1.17 किसके कारण हमें देखने को मिलेगा, तो यह मिलेगा मानसिक स्वास्थ्य का, मेंटली हेल्थ के कारण। एनसीडी जीवन की गुणवत्ता को कम करते हैं, विकलांगता का कारण बनते हैं तथा मध्यम आयु वर्ग की कार्यशील आबादी पर दबाव डालते हैं, जिससे भारत का जनसंख्यिकी लाभांश सीधे तौर पर प्रभावित होता है। भारत में गैर संचारी रोग, जो कि एनसीडी के बढ़ते बोझ में योगदान देने वाले प्रमुख कारक क्या हैं, तो मैं बता देता हूं। कुपोषण का तिहरा बोझ, कुपोषण का तिहरा बोझ मतलब भारत में कुपोषण, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और मोटापे के विरोधाभासी यह अस्तित्व का सामना कर रहा है, जिससे चयापचय संबंधी विकार बढ़ रहे हैं, यानी कि फिजिकल हेल्थ अच्छी ना होना। इवन मैं हूं, आप हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से शारीरिक रोग से ग्रसित है। मान लो मैं अच्छा खासा मोटा हूं, तगड़ा हूं, तो मोटापा मेरे लिए अच्छा नहीं है, बट फिर भी इंसान फिजिकली हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहा। मैं हूं, मान लो मैं उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, क्यों? हो सकता है कि टाइमिंग शेड्यूल ना बन पा रहा हो, इस वजह से। तो बहुत सारी चीज़ें हम देख पा रहे हैं जिससे हम मध्यम वर्गों पर ये दबाव बढ़ पा रहा है, मिडिल एज के बच्चों के ऊपर, ताकि इन चीज़ों का ये आर्थिक नुकसान भरपाई रहेगी उस जगह पर। ये आर्थिक नुकसान है उस चीज़ का, तो ये कार्य क्षमता को कम करने का काम कर रहा है। दूसरा, अगर मैं बात करता हूं, मोटापा अब सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में कम वजन से आगे निकल गए। अब पहले क्या होता था, किसी का वजन नहीं बढ़ता था, अब मोटापा हो रहा है, सभी का वजन बढ़ रहा है। मेरे जैसे लाखों मिलेंगे आपको, तो इससे मैं सोच रहा हूँ मेरे को दुख नहीं होता, मैं खुद हूँ ऐसा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें, तो इसी प्रकार से चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। साथ ही अगर मैं बात करूँ NFHS 5, इसके अनुसार अधिक वजन और मोटापे की व्यापकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पहले के सर्वेक्षणों में अगर तुलना की गई तो पुरुषों में 44% और महिलाओं में 41% इसकी वृद्धि देखने को मिली है। साथ ही इसका एक ग्रेड मैप मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे अदर NCDs 13% है, NCDs CVDs 27% है, NCDs 63% है गैर संचारी, डायबिटीज 3% है, कैंसर 9% है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज 11% है। ये वो बीमारियां हैं जो भारत में अलग अलग परसेंटेज में दिखाई गई है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भारत में मोटापे का आर्थिक प्रभाव, इसका आर्थिक प्रभाव 2019 में $28.95 बिलियन और यानी कि लगभग 2.4 करोड़ रुपए अगर हम कहें तो था। लेकिन आज के दिन अगर मैं बात करूं, जिससे कि उस टाइम पे जो सकल घरेलू उत्पाद का 1.02% था,
अनुमान आज अगर बात करूं तो 2030 तक अगली 5 साल के अंदर यह बढ़कर के 81.53 ट्रिलियन डॉलर यानी कि लगभग 6.7 लाख करोड़ रुपए। 2019 में 2.4 लाख करोड़, अब 6.7 लाख करोड़ बढ़ जाएगा और जीडीपी का 1.57% होगा। यदि इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो 2060 तक यह बढ़कर के 838.6 ट्रिलियन डॉलर, सॉरी ट्रिलियन में नहीं बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। 838.6 बिलियन डॉलर तक, यानी कि जो 69.6 लाख करोड़ होगा, सोच सकते हो आप। उसके अलावा जीडीपी का 2.5% हो सकता है, अनुमान लगाया गया है 2060 तक। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं गतिहीन जीवन शैली 31% से अधिक वयस्कों, 80% किशोरों को प्रभावित करती है। और WHO जो कि बढ़ते मशीनीकरण, स्क्रीन समय और शहरी कार्य पैटर्न को और उसके कारण मनोरंजन स्थलों तक अपर्याप्त पहुंचा है। सुरक्षित शहरी डिजाइन साथ ही शारीरिक निष्क्रियता को बढ़ावा देता है। उच्च तंबाकू मादक पदार्थों का उपयोग, हाई लेवल पर टोबैको सेवन किया जाता है, मादक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तंबाकू का उपयोग एनसीडी का एक प्रमुख चालक बन चुका है। और अगर मैं बात करूं तो लगभग 28% वयस्क किसी ना किसी रूप में तंबाकू का उपयोग करते हैं। 28% वयस्क युवा, कोई हुक्के के रूप में, कोई गुटखे के रूप में, कोई सिगरेट के रूप में, कोई बीड़ी के रूप में, किसी ना किसी रूप से उसका प्रयोग करते हैं, जिसमें धूम्रपान, धूम्र रहित प्रकार शामिल हो सकते हैं। 2021 में भारत में प्रांतों 2021 में अगर मैं बात करता हूं भारत में मौतों की संख्या, मौत और विकलांगता की अगर मैं बात करूं, संयुक्त रूप से योगदान देने वाला तंबाकू 5वां सबसे बड़ा कारक रहा है, 5वां सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर माना गया है, जोखिम का कारक माना गया है। वहीं अगर बात आती है भारत में तंबाकू के कारण 5 में से 1 पुरुष की मृत्यु होती है और 20 में से 1 महिला की मृत्यु होती है, क्योंकि पुरुष ज्यादा यूज करते हैं जबकि महिला कम यूज करती है। इसलिए 1 महिला की मानी गई है 20 में से, और पुरुषों में 5 में से 1 की मृत्यु मानी गई है। वायु प्रदूषण एक प्रमुख जोखिम कारक है। वायु प्रदूषण एक प्रमुख जोखिम कारक है, जो कि ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज जीबीडी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण भारत में एस्मिक मृत्यु का कारण बन चुका है। विकलांगता के शीर्ष 3 कारकों में से एक माना जा रहा है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण भारत में प्रति वर्ष 2 मिलियन मौतें हो रही हैं या होती हैं। वहीं अगर मैं बात करता हूं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD, क्रोनिक श्वसन रोगों का 75% कारण है, जो कि घर के अंदर खाना पकाने के ईंधन के धुएं, शहरी परिवेश प्रदूषण से जुड़ा हुआ है। मानसिक स्वास्थ्य विकार है इसके अंदर। कैसे? पिछले दशक में भारत में जो मेंटली हेल्थ की स्थिति थी उसमें तेजी से वृद्धि हुई थी, लेकिन 2013 से 25 तक चिंता का विकार 63% और अवसाद 26% बढ़ गया। 26% ग्रोथ हुई उसके अंदर, और चिंता का विषय 63% बढ़ चुका था, 63%। वहीं अगर मैं बात करता हूं मनोवैज्ञानिक संकट, जीवन शैली के अनुपालन को प्रभावित करके और उच्च रक्तचाप जैसी, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, रक्तचाप को बोलते हैं बीपी जैसी जैविक प्रतिक्रियाओं को बढ़ाकर एनसीडी परिणामों को खराब कर देता है, जिसके लिए एकीकृत शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता होती है, जिसके अंदर यूनाइटेड, एक प्रकार से यूनिटाइजेशन फिजिकल एंड मेंटली जो सर्विस है, हेल्थ सर्विस हैं, उनकी जरूरत हमें पड़ती है। साथ ही अगर मैं बात करता हूं, हालांकि एनसीडी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कुछ राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चलाए गए हैं, जैसे गैर सरकारी योजनाएं मौजूद हैं, लेकिन सीमित बुनियादी ढांचे, उनकी लिमिटेड जो स्ट्रक्चर्स है वो, और कार्यबल की कमी के कारण, एक वर्क फोर्स उनके पास नहीं है,
और उसकी प्रारंभिक पहचान और प्रबंधन में बाधा आती है, ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा होती हैं, जिसके कारण खासकर आदिवासी वंचित रह जाते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग इनसे वंचित रह जाते हैं, उन तक ये चीजें नहीं पहुंच पाती हैं। राज्यों के बीच रोग का बोझ 10 गुना तक भिन्न होता है, जो सामाजिक आर्थिक असमानताओं के कारण, जो सोशल एंड इकोनॉमिकल डिफरेंस के कारण, इनइक्वालिटी के कारण बढ़ती स्वास्थ्य असमानताओं को उजागर करता है, जिसके कारण स्वास्थ्य की जो असमानताएं, अनइक्वालिटी बढ़ रही हैं, हेल्थ इनइक्वालिटीज, उनको उजागर करता है, जिसके बारे में हमें जानने को मिलता है। अगर इसके बारे में हम बात करें तो भारत की गतिहीन कार्य संस्कृति और मधुमेह वृद्धि 100 मिलियन अधिक वयस्क प्रभावित संख्या तेजी से बढ़ रही है। पेट जोखिम, डेस्क जॉब में पेट की चर्बी 8 से 20% तक बढ़ती है, जिसमें इंसुलिन प्रतिरोध उत्पन्न होता है। घातक मिश्रण, दिन में 3+ घंटे बैठे रहना और खराब आहार दीर्घकालिक बीमारियों को बढ़ावा देता है। साथ ही सरल समाधान, जोखिम कम करने के लिए हर घंटे चलें, अधिक चलें, संपूर्ण आहार लें। ये सारी चीजें बता रहा है आपके कुछ फिजिकल फिटनेस के लिए। अब भैया देखा जाए तो भैया हम तो पूरे दिन खड़े रहते हैं, बोलते रहते हैं, थोड़ा सा मूव करते रहते हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, बैठते भी नहीं हैं, फिर भी ये चीज़ों तो कहीं ना कहीं जो खाने की एक क्षमता है या खाने की जो कैपेसिटी है या समय का मेल ना मिल पाना, 1 बजे की रोटी 4 बजे खा लेना, सुबह 9 बजे खाना खाने वाली चीज़ सुबह दोपहर में 12 बजे ले खाना, इस प्रकार से ये जो डिसबैलेंस हो रहा है ना, ये भी हमारी फिजिकल फिटनेस को नुकसान पहुंचाता है, जिससे चीज़ों का सामना हमें करना पड़ता है। वहीं अगर मैं बात करूं भारत में गैर संचारी रोग एनसीडी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जो उद्देश्य हैं, उनकी प्रमुख सरकारी पहल क्या है? गैर संचारी जो रोग हैं उनकी रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPNCD 2010 में शुरू किया गया और हाल ही में विस्तारित NPNCD हृदय रोग, मधुमेह रोग, कैंसर, पुरानी श्वसन बीमारियों जिसको अस्थमा हम कह सकते हैं, स्ट्रोक जैसे प्रमुख NCD को लक्षित करता है। यह कार्यक्रम 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए जनसंख्या आधारित स्क्रीनिंग को एकीकृत करता है, जिसमें सभी स्वास्थ्य और देखभाल सुविधाओं पर औषधि स्क्रीनिंग भी शामिल है। 2025 तक राष्ट्रव्यापी 75 से 25 पहल के तहत, एक पहल है 75 से 75/125 पहल, इसके तहत 42 मिलियन उच्च रक्तचाप और 25 मिलियन मधुमेह रोगियों का इलाज किया जाएगा, जिसमें लक्ष्य का लगभग 90% हासिल होगा। 90% तक लक्ष्य हासिल करने के लिए रखा गया है। 25 मिलियन मधुमेह रोगियों का इलाज किया जाएगा और यह पहल का नाम है 75/25 पहल के तहत 2025 तक, आज तक की गारंटी है इस चीज में। फिट इंडिया मूवमेंट 2019 शुरू किया गया। फिट इंडिया मूवमेंट इसक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देता है और दैनिक शारीरिक फिटनेस को प्रोत्साहित करता है। पाठ्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों को शामिल करना और शामिल करने वाले स्कूल हो गए। फिट इंडिया स्कूल प्रांगण या प्रमाणन उनको किया गया है, उन प्रांगणों में प्रमाणित किया गया है कि भाई ये बहुत अच्छी पहल है। साथ ही फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल पहल शहरी संस्थानों में साइकिल चलाने और पैदल चलाने को बढ़ावा देती है। खेलो इंडिया के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम 2016-17 में शुरू किया गया। खेलो इंडिया कार्यक्रम स्कूलों से लेकर कुलीन प्रतियोगिताओं तक खेल भागीदारी को बढ़ावा देता है, एथलेटिक उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देता है, जिसमें खिलाड़ियों को मौका मिलता है, लगातार खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं इस खेलो इंडिया पहल के तहत। यह भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करती है, बढ़ावा देती है इन चीजों को। PIB की रिपोर्ट में खेलो इंडिया कार्यक्रम की प्रमुख उपलब्धियां रही हैं। 3073.97 करोड़ की रुपए की लागत वाली 323 नई खेल अवसंरचनाओं की परियोजना को मंजूरी दी गई है। बच्चों को प्रशिक्षित करने, पूर्व एथलीटों को सहायता प्रदान करने के लिए 1041 खेल इंडिया केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन्नत प्रशिक्षण के लिए 32 खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्ट केंद्र अधिसूचित किए गए हैं। 2781 खेलो इंडिया एथलीटों को प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देने के लिए उपकरण, चिकित्सा देखभाल और मासिक आउट ऑफ पैकेट भत्ता मिलता है। उनको भत्ता देने के लिए भी प्रावधान
किया गया। तो ये पीआईबी की रिपोर्ट बोलती है, द हिंदू इसका सोर्स रहेगा, इसके अंदर ये खबर आई है, आज की खबर है यह जो आपको बताती है। साथ ही अगर मैं बात करता हूं गैर संचारी रोग, अगर बात करें तो बढ़ते बोझ को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए भारत में कौन सी व्यापक रणनीति अपना सकते हैं? तो राष्ट्रीय एनसीडी स्क्रीनिंग और प्रबंधन कार्यों को मजबूत करना और उनको बढ़ाना, जिनका उद्देश्य 30 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह, डायबिटीज, मौखिक, स्तन और गर्भाशय गिरवा के कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करना है, जिसका लक्ष्य 2025 तक 50 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग करना है। 2025 हाल ही तक 50 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग करने के लिए इसमें इंक्लूड किया गया है। बहुक्षेत्रीय नीति प्रतिक्रियाओं को लागू करना, इस योजना में 2025 तक तंबाकू का उपयोग में 30%, शराब के उपयोग में 10%, नमक के सेवन में और 30% की कमी का लक्ष्य रखा गया। यानी कि जो तंबाकू का सेवन करते हैं उनका 30% और लगभग जो शराब का सेवन करते हैं उसका 10% और नमक का सेवन जो ज्यादा करते हैं, नमक भी एक प्रकार से नशे का काम करता है, बता देता हूं, उसके 30% की कमी का लक्ष्य रखा गया। सभी नीतियों में स्वास्थ्य दृष्टिकोण जैसी नीतियों को बढ़ावा देने से नीतिगत संघर्षों को रोकने, तंबाकू, शराब, जंक फूड सहित व्यावसायिक रूप से संचालित और उनसे जोखिम भरे कारकों को विनियमित करने में मदद मिलेगी, जो भारी भरकम मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। आखिर मदद कैसे मिलेगी? तो मदद मिलेगी पर्यावरण और सामाजिक निर्धारकों को जब हम संबोधित करेंगे, पर्यावरणीय और सामाजिक निर्धारकों को संबोधित करना, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम को परिवेशी और आंतरिक वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्रियान्वित और लागू किया जा रहा है, जो श्वसन और हृदय संबंधी एनसीडी का प्रमुख चालक है। शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए सुनहरी शहरी संस्थानों को निर्माण के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। रोकथाम और देखभाल तक पहुंच में सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम करने वाली नीतियां कमजोर आबादी के बीच स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करती हैं। जो पर्यावरण सामाजिक निर्धारकों को संबोधित करना है और साथ ही एक प्रकार से मैं कहूं कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु जो है कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों को आंतरिक वायु प्रदूषण के लिए बढ़ावा दिया जाता है और साथ ही हृदय संबंधी जो एनसीडी का प्रमुख चालक है, शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का जो एक को करने के लिए जो सुरक्षित शहरों स्थानों निर्माणों को बढ़ावा देना है, साथ ही रोकथाम और देखभाल के लिए उनको सामाजिक और आर्थिक अनइक्वलिटी है उसको कम करने वाली नीतियों और कमजोर आबादी वाले क्षेत्रों के बीच जो परिणामों को सुधार सकते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। साथ ही इस योजना में 2025 तक तंबाकू के उपयोग में 30% और शराब के उपयोग में 10% तथा नमक सेवन के उपयोग में 30% की कमी का लक्ष्य रखा गया। सभी नीतियों में स्वास्थ्य दृष्टिकोण जैसी नीतियों को बढ़ावा देने में नीतिगत संघर्षों को रोकने, तंबाकू, शराब, जंक फूड सहित व्यावसायिक रूप से संचालित जोखिम कारकों को विनियमित करने में मदद मिलेगी। अगर ये चीजें कम कर देते हैं तो इससे हमारे हृदय संबंधी रोग समाप्त हो जाएंगे, मधुमेह जैसी बीमारियां नहीं होंगी, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, जंक फूड का सेवन नहीं करना चाहिए या नमक का भी अत्यधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। सरकार ने लक्ष्य रखा है तंबाकू सेवन में 30%, नमक सेवन में 30%, जंक फूड सेवन में कमी लाना, शराब के सेवन में 10% की कमी लाना। अब इन चीज़ों में कमी ला करके इन चीज़ों को सुधारा जा सकता है, मनुष्य को स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ाया जा सकता है। सभी नीतियों में स्वास्थ्य दृष्टिकोण जैसी नीतियों को बढ़ावा दे करके इन बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है, जो गैर संचारित रोगों में कमी लाई जा सकती है। साथ ही हम सबका भी दायित्व बनता है इन्हीं नक्शे कदमों पर चल करके इन चीज़ों का सेवन ना करके लोगों को जागरूक करके लोगों में जन जागरूकता ला करके, केवल सरकार अकेली नहीं कर सकती, हमें भी उसमें सहयोग देना होगा, हमें भी लोगों को जागरूक करना होगा। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो एजुकेशन के माध्यम से, आप किसी और फील्ड में काम कर रहे हो तो उन चीज़ों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फिजिकली किसी भी तरीके से लोगों को जन जागरूक करो और इन चीज़ों के प्रति बताओ कि आने वाली इन बीमारियों का हिस्सा ना बने और सभी लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करो
ताकि सभी को पता होना चाहिए इन स्वास्थ्य के बारे में। और फिर हम सब की जिम्मेदारी एक है कॉमन कि हम सभी पर्यावरण को स्वस्थ रखें। स्वस्थ होगा पर्यावरण तभी स्वस्थ होगा हमारा शरीर, तभी हम स्वस्थ सांस लेंगे और स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए स्वच्छ जीवन जी पाएंगे। इसी के साथ मैं नवीन यादव पुनः आप लोगों को धनतेरस की शुभकामनाएं देता हूं और आज समाचार से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।